हेलो एवरीवन स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर, आपका साथी। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 से हम स्टार्ट करेंगे। इसके प्रीवियस वाली जो क्लास है उसमें हमने 50 तक क्वेश्चन को, एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर किया था। और एमसीक्यू क्वेश्चन को हमने एज अ जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन को हमने जो एग्ज़ाम में ओरिएंटेड है, मतलब एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो सन ईयर वाइज जो आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे ये क्वेश्चन एसएससी जेई में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए सिलेक्टेड क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया गया है दोस्तों। व्यापम और सब इंजीनियर जो एग्ज़ाम है, और ITI TO की एग्ज़ाम, और SSC जेई की जो भी एग्ज़ाम है दोस्तों, तो SSC जेई का भी जो पैटर्न होता है वो एज अ सेम होता है। इसका लेवल भी सेम मिलेगा दोस्तों। मतलब कि यहाँ से जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ आपको, ये SSC जेई के ही क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन व्यापम सब इंजीनियर के हैं, कुछ क्वेश्चन जो है मतलब टेक्निकल जो पोर्शन होता है वो एज अ सेम होता है। सिर्फ इसमें जो आप देखेंगे तो इसका जो लेवल मिलेगा आपको, ये लेवल पर डिपेंड करता है दोस्तों कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है ये किस लेवल का है। यदि आप SSC जेई वाले स्टूडेंट हैं तो आपका जो लेवल होगा वो एज अ नॉर्मल ही होगा, लेकिन AE वाले जो स्टूडेंट हैं उनका लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो हम यहाँ पर डिप्लोमा इंजीनियर जितने भी हैं, डिप्लोमा इंजीनियर और डिप्लोमा इंजीनियरिंग की जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं, इस एग्ज़ाम में इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए सभी स्टूडेंट कवर कर सकते हैं। मतलब सभी स्टूडेंट के लिए है जो डिप्लोमा इंजीनियर की लेवल की जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, सेल, गेल, NTPC, ONGC, ठीक है, ये सारी जितने भी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकालते हैं, सभी के लिए ये जो है इलेक्ट्रिकल का पोर्शन यहाँ से ही पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है। अभी हम जो बेसिक हम स्टार्ट किए हैं दोस्तों, इनमें सिर्फ बेसिक जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वहाँ के क्वेश्चन को उठाया गया है। यूनिट वाइज हम क्वेश्चन को उठा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो बेसिक जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मतलब कि ओम्स लॉ बेस्ड जो क्वेश्चन है, मतलब जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल के जो क्वेश्चन है दोस्तों, सभी इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल के ही क्वेश्चन है यहाँ पर हमने उठाया है। चलिए स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा है 200 वाट 20 वोल्ट बल्ब और 100 वाट 20 वोल्ट बल्ब श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, अर्थात इसे हमने सीरीज़ में जोड़ दिए हैं। और 400 वोल्ट का जो वोल्टेज है श्रेणी में जुड़ा हुआ है बल्ब पर इसमें लगाया जाता है। तो हमारे पास दिया हुआ है 200 वाट और 200 वोल्ट का बल्ब दिया हुआ है पहला। दूसरा दिया है 100 वाट और 200 वोल्ट का बल्ब, और इसे हमने सीरीज़ में जोड़ दिए हैं। हमारे पास एक और 400 वोल्ट का जो वोल्टेज का श्रेणी में जुड़ा हुआ एक और बल्ब लगाया गया है। तो इस स्थिति में हमें बताना होगा कि सबसे ज़्यादा रोशनी कौन सा बल्ब देगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन SSC जेई 2014 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन देखेंगे हम। और क्वेश्चन के 4 ऑप्शन यदि हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है 100 वाट बल्ब और 200 वाट बल्ब से अधिक चमकदार होगा। कहने का मतलब ये है 100 वाट का जो बल्ब है वो 200 वाट के बल्ब से अधिक चमकदार होगा, मतलब ज़्यादा ग्लो करेगा। सेकंड ऑप्शन दिया है 200 वाट का बल्ब 100 वाट के बल्ब से अधिक चमकदार होगा, तो 200 वाट का बल्ब अधिक चमकेगा और 100 वाट का बल्ब कम चमकेगा। सी ऑप्शन दिया है कि दोनों बल्बों में समान चमक होगी। ऑप्शन डी दिया है दोनों बल्ब अनुमानित वोल्टेज पर जुड़े बल्बों से अधिक धुंधले होंगे। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब 4 ऑप्शन में हम कॉन्सेप्ट यदि लगाएं तो कॉन्सेप्ट लगाने पर ही हमें समझ में आएगा। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट यदि हम लगाते हैं तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारे पास 200 वाट का बल्ब है और 200 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये 200 वाट का बल्ब 200 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है। चलिए यदि इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं हम 200 वाट के बल्ब का, तो हमारे पास जो है फार्मूला क्या होता है, P = V²/R होता है। यदि हम इसको V² को इधर आप पक्षांतर करते हैं तो इसके अपान में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा P/V² = R, ये हो जाएगा। ठीक है।
अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन करके हम कैसा निकाल सकते हैं, चलिए इसको देखेंगे। कैलकुलेशन करके यदि हम निकालें दोस्तों तो ये किस टाइप का फार्मूला हो जाएगा, इसमें वी स्क्वायर जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो आप कैलकुलेशन इस टाइप से कर सकते हैं। अब इसकी जो मेथोडोलॉजी है इसको समझेंगे हम। सबसे पहले तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। अब यहाँ पर यदि हम इस R को इस साइड करें तो ये हो जाएगा P, ठीक है, और P अपान यहाँ पर हो जाएगा ये R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान P हो जाएगा। ये इसका फार्मूला बन जाएगा। अब हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास वी स्क्वायर का मान दिया हुआ है और वी स्क्वायर का मान दिया है 200 गुणित 200। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास पावर का मान है, पावर का मान 200 वाट दिया हुआ है। अब इससे 200 से 200 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे जो 100 वाट 200 वाट और 100 वोल्ट का जो बल्ब है इसका रेजिस्टेंस निकल के आ जाता है 200 ओम। अब ये 200 ओम का जो है इसका रेजिस्टेंस का मान यहाँ पर निकल गया। चलिए अब हम देखें कि दूसरा जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो 200 वाट और 200 वोल्ट के लिए इस बल्ब का यदि रेजिस्टेंस की बात करें हम तो ये कितना निकल के आता है। अब कैलकुलेशन करेंगे तो R2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान P हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, R2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान P हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान रखें हम तो ये R2 इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर का मान 200 गुणित ये 200 इंटू 200 हो गया। P का मान है हमारे पास 100। कैलकुलेशन करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और R2 का जो मान निकल जाएगा ये 400 ओम निकल जाएगा। अब हमारे पास R1 का भी मान है, R1 का मान निकला था हमारे पास 200 वोल्ट ओम और R2 का मान निकला है 400 ओम। चलिए अब यदि हम इसकी करंट को निकालते हैं तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 200। देखो यहाँ पर ये किसका मान है दोस्तों, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपान R होता है। अब ये जो R है, ये जो टोटल R निकालेंगे तो टोटल R निकल जाएगा R1 प्लस R2, क्योंकि ये श्रेणी में जुड़े हुए हैं। श्रेणी की कंडीशन में आपको ऐसा ही लेना होगा। अब श्रेणी की कंडीशन में जुड़े हुए हैं तो यदि हम यहाँ पर मान रखते हैं तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू V अपान R। तो V का मान है हमारे पास 200 और R का मान हो जाएगा 400 प्लस ये हो जाएगा 200, तो ये हो जाएगा टोटल 600 दोस्तों। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे हम और ये 3 टाइम्स चल जाएगा, 2 3 6 होता है। I का मान जो निकल जाएगा हमारे पास ये निकल जाएगा, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों। कैलकुलेशन करके ऐसा निकाल सकते हैं हम 600, तो ये निकल जाएगा आपका 2/3। क्लियर है दोस्तों, 2/3 एम्पियर यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन मैंने की, ये हो गया 600, ठीक है। ये कैलकुलेशन हो गया, कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना निकल जाएगा 4 और ये 6 टाइम कट जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2/3 एम्पियर ये I का मान निकल जाएगा, एम्पियर, ठीक है दोस्तों। अब बल्ब 1 के लिए यदि पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हम तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आई स्क्वायर इंटू R होता है। एक और फार्मूला है, मैंने आपको 3 फार्मूला बनाया था। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान R, P इज इक्वल टू V इंटू आई और P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R। तो ये 3 फार्मूले हैं। तीनों फार्मूले में यदि हम वैल्यू को रखते हैं तो तीनों फार्मूले में वैल्यू को रखने पर दोस्तों यहाँ पर आंसर निकल के आता है, ये हो जाएगा आई स्क्वायर R। ये फार्मूला यहाँ पर रखा गया है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो फर्स्ट के लिए यदि कैलकुलेशन करें हम यहाँ पर तो फर्स्ट कैलकुलेशन में R1 का मान यहाँ पर निकल के आ जाएगा। चलिए सबसे पहले R1 का मान निकाल के देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पर सबसे पहले बल्ब, अब इसमें करंट निकालेंगे तो इसका निकल जाएगा R1 के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हम तो R1 का मान दिया हुआ है 200, ठीक है। और कैलकुलेशन किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R। अब यही फार्मूले में यहाँ पर मान रखेंगे तो हमारे पास ये जो मान दिया हुआ है, देखिए ये है करंट का मान, तो ये इसका मान कितना हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये I का मान दिया दोस्तों, ठीक है। ये
आपके सामने रखा हुआ है। अब कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना मान हो जाएगा, ये 200 जो मान है यहाँ पर देखने मिलेगा आपको। अब कैलकुलेशन करेंगे तो ये 800 कितना निकल जाएगा, 800/9 निकल जाएगा। अब वो कैसे निकलेगा चलिए हम समझते हैं। R1 का मान हमारे पास 200 है, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इस टाइप से निकल जाएगा 200 गुणित, इस P को यहाँ से हटा देते हैं सबसे पहले, नहीं तो आपका को और डाउट हो जाएगा। P तो 200 गुणित कितना हो जाएगा, 2/3 गुणित 2/3, ये हो गया। अब इसे हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 200, 400 और 400 दुआ 800 हो जाएगा। तो ये 800 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे, कट नहीं रहा है इसलिए पूरा का पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो यही जो है ये 800 इंटू 9 हो जाएगा। तो यही मान है यहाँ पर 800/9 वाट। बल्ब 2 के लिए निकालेंगे तो वही निकलेगा आपका R1 इंटू ये हो जाएगा I²। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा 400 किसका मान है, R1 का मान है। और यहाँ पर इसी फार्मूले में मान रखेंगे दोस्तों, क्योंकि फार्मूला एक ही होगा। इसमें आपको देखने मिलेगा कि दोनों की जो डिस्ट्रीब्यूशन जो पावर है वो अलग अलग निकलेगी, और उसी की वजह से हम उसको कैलकुलेशन करके निकाल पाएंगे कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। तो यहाँ हो जाएगा यही फार्मूले में मान रखेंगे तो 400 मतलब ये R1 का मान हो गया, ये हो जाएगा R2 का मान हो जाएगा। और कैलकुलेशन करेंगे तो ये I का मान है, क्योंकि P = क्या होता है, I² इंटू R होता है। इस फार्मूले में हमने यहाँ पर मान रखा है। तो हमारे पास निकला 1600/9। कैसे निकला, चलिए 400 इंटू क्या है, 2/3 इंटू 2/3। अब ये कैलकुलेशन करेंगे तो कटता तो है नहीं, तो 4 दुआ 8 और 8 दुआ कितना होता है, 1600। तो ये 1600 हो गया और 3 तिया 9। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन हमने कर दिया। तो ये निकल गया 1600/9 वाट और ये निकल गया 800/9 वाट। तो पहला बल्ब जो है 100 वाट का जो बल्ब है वो 200 वाट के बल्ब से अधिक चमकदार होगा। 100 वाट का बल्ब 200 वाट के बल्ब से अधिक चमकदार होगा, क्योंकि जो बल्ब ज़्यादा पावर लेगा वह बल्ब ज़्यादा चमकेगा। स्वाभाविक सी बात है, जो बल्ब ज़्यादा पावर लेगा, यही कॉन्सेप्ट है इसका, जो बल्ब ज़्यादा पावर लेगा वही अधिक चमकदार होगा। इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को यदि आप पकड़ लेंगे तो आपका आंसर आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पावर है, जो बल्ब ज़्यादा पावर लेगा वही बल्ब अधिक चमकदार होगा। तो 100 वाट का बल्ब 200 वाट के बल्ब से अधिक चमकदार होगा। क्यों होगा, क्योंकि ज़्यादा पावर कौन ले रहा है दोस्तों, 100 वाट का बल्ब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 100 वाट का बल्ब 200 वाट के बल्ब से अधिक चमकदार होगा, तो इसका ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से इतना कैलकुलेशन यदि नहीं करना है तो सीधे आपको ट्रिक याद रखना है और ट्रिक के बेस पर आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रिक का जो वही है रूल रेगुलेशन, यदि आप देखें तो ट्रिक ये कहता है कि 100 वाट का जो बल्ब है, मतलब जो ज़्यादा पावर ले रहा है वो ज़्यादा चमकदार होगा, और जो कम पावर लेगा वो कम चमकदार होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा कि 100 वाट का बल्ब 200 वाट के बल्ब से अधिक चमकदार होगा। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने इसको समझाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 200 वाट बल्ब, 200 वाट का जो बल्ब है उसके बारे में दिया हुआ है। 200 वाट और 200 वोल्ट का बल्ब 200 वोल्ट सप्लाई पर श्रेणी, मतलब कि श्रृंखला या श्रेणी बोल सकते हैं या सीरीज़ बोल सकते हैं आप, सीरीज़ में, श्रृंखला में, श्रेणी में जुड़े हुए हैं। प्रति लैंप कुल कितने वाट बिजली खपत होगी। तो हमें पर यूनिट जो है बिजली की खपत कितनी होगी ये बताना है हमें। और हमारे एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों, हमें एग्ज़ाम में यहाँ से बार बार पूछा जाता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये SSC JEE 2014 इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ है। हमें बताना है कि जो लैंप है वो कितने वाट बिजली की खपत करेगा, कितनी पावर कंज्यूम करेगा, हमें ये बताना है। चलिए सबसे पहले तो हमारे पास यदि हम कैलकुलेशन करें तो सबसे पहले एक फार्मूला हमें देखना होगा, P = V²/R, क्योंकि ये जो फार्मूला है इसी फार्मूले पे ये काम होगा। तो ये V²/R
आर, ये फार्मूला है। और इसी फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान पी हो जाएगा। क्यों, ये कैसे हुआ, इट मीन्स संभव कैसे हुआ, ये हो जाएगा इसकी इस साइड तो पी आर हो जाएगा इज इक्वल टू वी स्क्वायर हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू इसको करेंगे ऊपर अपान ये हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे अपान क्या हो जाएगा R, इसलिए ये कैलकुलेशन इस टाइप से किया जाता है। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान R। अब इसी का कैलकुलेशन करें तो R स्क्वायर अपान P हो जाएगा। मतलब तिर्यक गुणा करना है, कुछ नहीं है, बाकी फार्मूला एक ही है, एक ही फार्मूले पे ये दोनों चीज़ सॉल्व हो जाएगी। चलिए, वोल्टेज का मान हमारे पास दिया है 200 वोल्ट दिया हुआ है लैंप का मान, तो 200 का वर्ग हो जाएगा। और P जो दिया है पावर हमारे पास 100 वाट दिया हुआ है, तो इसे 100 वाट कर लीजिए और ये 200 वोल्ट हम यूनिट लगा देते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर इस टाइप से कैलकुलेशन हो जाएगा। चलिए, कैलकुलेशन कैसा हो जाएगा, 200 इंटू 200 अपान 100, 2 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 400 ओम। कैलकुलेशन कितना हो गया, 400 ओम। ये R1 का मान निकल गया दोस्तों। अब कुल रजिस्टेंस की बात करें, दोनों का जो रजिस्टेंस है वो दोनों का रजिस्टेंस किस टाइप से निकलेगा, एक 100 वाट का है, ये भी 100 वाट का है, ठीक है, 200 वोल्ट दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखें तो एक हो जाएगा 200 वाट का, क्वेश्चन के अनुसार यदि हम देखें तो एक कितने लैंप का है, ये 200 वाट के हैं और 200 वोल्ट का लैंप है और 200 वोल्ट सप्लाई के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें दोनों की रेटिंग तो सेम दी हुई है, तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का रजिस्टेंस निकाल इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि एक का 400 ओम है तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 800 ओम हो जाएगा। ये कैलकुलेशन हो गया, मतलब इन दोनों का जो रजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 800 ओम। अब यहाँ पर यदि हमें करंट निकालना है तो करंट निकालने का फार्मूला ही है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो I इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर होता है, 2 0 से V का मान 200 है और R का मान 800 ओम है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.25 एम्पियर में जाएगा। मतलब कैसा होगा, 2/8 है, ये 2 चौक 8 हो जाएगा, मतलब 1/4 हो गया, तो 1/4 मतलब कि 0.25 एम्पियर, ये इतना निकल गया। तो यही एम्पियर का मान, इसे हमने इस टाइप से सॉल्व किया। अब प्रति लैंप बिजली की खपत यदि देखें तो IR ड्रॉप होता है या P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। क्लियर है दोस्तों, तो पर यूनिट बिजली की खपत करें तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा। ये फार्मूला लगाना हमें बहुत ज़रूरी है। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर में कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। आई स्क्वायर का मान हमारे पास दिया हुआ है, आई का मान हमारे पास दिया हुआ है 0.25 एम्पियर, और इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे इस टाइप से। देखिए, ये हमने कैलकुलेशन करके दिखाया है, 0.25 इंटू 0.25 अपान, ये अपान में हो गया 100 इंटू 100। क्योंकि 100 क्यों रखेंगे, क्योंकि ये दशमलव का क्या हो जाएगा, एक, इसका 1 0 और इसका 1 0, तो इस टाइप से कैलकुलेशन करेंगे। और इनटू में क्या है, R का मान 400 है, तो कैलकुलेशन करेंगे टोटल यहाँ पे, तो यहाँ निकल जाएगा आपका 25 वाट। पावर कितना निकल गया, पावर निकल गया 25 वाट। अब ये जो पावर है ये 25 वाट निकल गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यदि दो लैंप 100 वाट के 200 वोल्ट के लैंप है, 100 वाट उसकी रेटिंग है, 200 वोल्ट के सप्लाई से उसको हमने सीरीज़ में जोड़ दिए हैं, तो प्रति लैंप जो है कि बिजली की जो खपत होगी वो बिजली की खपत 25 वाट होगी, 25 वाट बिजली की खपत होगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप डियर स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का मेन फंडा वही रहता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर यही चीज़ आपको देखने में मिलेगा कि सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप देखेंगे तो SSC JEE में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यापम सब इंजीनियर में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, एक वैद्युत तापक किसी 250 स्रोत के साथ 1000 वाट लेता है और 200 वोल्ट स्रोत से ली गई शक्ति कितनी होगी, ये हमें पता लगाना है। तो एक वैद्युत तापक
या जो विद्युत हीटर है वो सप्लाई 250 वोल्ट लेता है, 1000 वाट का है ये, और 200 वोल्ट सप्लाई यदि इसको देंगे तो ये इसकी जो पावर जो रेटिंग होगी वो कितनी होगी, हमें ये पता करना है। मतलब एन इलेक्ट्रिकल हीटर ड्रॉ 1000 वाट फ्रॉम 250 वोल्ट सोर्स, द पावर ड्रॉ फ्रॉम अ 200 वोल्ट सोर्स इज। कैलकुलेशन करेंगे, 4 ऑप्शन दिया है आपके पास, 800 वाट, 1000 वाट, ठीक है, 1562 वाट और 640 वाट, इतने सारे दिए हुए हैं ऑप्शन। अब 4 ऑप्शन में यदि हम इससे कैलकुलेशन करें तो किस टाइप से निकल के आएगा। एसएससी जेईई 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारे पास पावर दिया है 1000 वाट। चलिए सबसे पहले तो दिया क्या है, इसे कहेंगे गिवन दैट हमारे पास दिया क्या है। हमारे पास दिया है पावर P1 1000, ठीक है, 1000 वाट, वोल्टेज कितना दिया है 250 वोल्ट, ठीक है, और V2 जो है वो 200 वोल्ट दिया। मतलब पहले जो सप्लाई दिए हैं वो 250 वोल्ट है और दूसरी बार जब सप्लाई दी है तो वो कितना 200 वोल्ट है। तो हमारे पास क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उससे 250 वोल्ट स्रोत से 1000 वाट वो लेता है, 250 वोल्ट स्रोत से 1000 वाट लेता है, तो 200 वोल्ट में उसका पावर कितना लेगा, मतलब कितनी शक्ति लेगा वो। जैसे आपको ये मान के चलना है 250 वोल्ट लेने पर 1000 वाट लेता है, ठीक है, तो 200 वोल्ट में कितना लेगा, हमें ये पता करना है। क्वेश्चन समझ में आया सभी को। चलिए फार्मूला हमारे पास पहले से रखा हुआ है, P = V²/R, इस फार्मूले में मान रखेंगे। तो सबसे पहले दोनों के बैलेंस को चेक करते हैं, ठीक है। तो P1 और P2, क्योंकि पहला जो पावर निकलेगा ये है कितना दिया है 1000 वाट P1 का, और हमें P2 का मान निकालना है। तो ये देखिए, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा V1, ये हो जाएगा W1, या इसी को कहेंगे हम P1। अब ये हो जाएगा V2, तो यहाँ आ जाएगा P2, और यही P2 को हमें निकालना है। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए P1 = क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मान इस टाइप से ही निकलेगा। अब यहाँ पर हम देखें P1 = V1² वैसे P2 = V2² तो यहाँ पर कैलकुलेशन देखेंगे तो दोनों में सिमिलरिटीज़ आपको देखने मिलेगी। तो ये R1 और जो R2 है यहाँ पर देखने मिलेगा, ये दोनों R1 और ये R2 ये इक्वलेंट होते हैं दोनों। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा, ये R दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ V1 का वर्ग और V2 का वर्ग ही बचेगा। तो ये V1 का जो वर्ग है और V2 का जो वर्ग है, यही यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाएगा। चलिए P1 का जो मान है 1000 ओम है और P2 का मान हमें निकालना है। V1 का स्क्वायर मतलब ये टोटल V1 और V2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो अपान में ये 250/200 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कैलकुलेशन हम करते हैं तो हमारे पास 640 वाट निकल के आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 640 वाट। तो हमें ये बताना होगा कि सेकंड में जो V2 है, ठीक है, सेकंड में जो P2 का जो मान है ये कितना है 640। मतलब 250 वोल्ट देते हैं सप्लाई तो 1000 वाट होता है, और जब 200 वोल्ट देंगे तो यहाँ पर 600 सिर्फ और सिर्फ 640 वाट निकल के आएगा। क्लियर है दोस्तों, इतना इसका मान निकल के यहाँ पर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको इसका आंसर जो है हमने अभी बताया, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्रीय लाइनें और समविभव होने चाहिए। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में देखें, एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इक्विपमेंट मटेरियल्स, ठीक है। तो इसमें जो इक्विपोटेंशियल वाला जो एरिया है, एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्रीय लाइनें और समविभव होने चाहिए।
क्या होने चाहिए? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक दूसरे के समांतर होना चाहिए, ऑप्शन बी दिया है। पर प्रतिच्छेद करना चाहिए, ऑप्शन सी दिया है। सम प्रतिच्छेद करना चाहिए और ऑप्शन डी दिया है लंबिक होना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये जो है लंबिक होना चाहिए, मतलब कि ऑर्थोगोनल होना चाहिए। यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो लाइन है वो इक्विपोटेंशियल है, तो यहाँ पर इसमें जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो होगी वो ऑर्थोगोनल होगी। मतलब ऑर्थोगोनल इसलिए होगी, लंबिक इसलिए होगी क्योंकि एक समान मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जब एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनाता है? जब किसी कंडक्टर पर एसी सप्लाई किया जाता है तो कंडक्टर अपने राउंड के आसपास एक समान, मतलब कि इक्विपोटेंशियल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, तो किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करते हैं तब ऐसी कंडीशन आती है। तो इसका आंसर यह है कि एक समान त्रिभुज क्षेत्र में फील्ड लाइन तथा इक्विपोटेंशियल एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होता है। क्लियर है स्टूडेंट? समझ में आ गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 विद्युत बल्बों में समान मोटाई के टंगस्टन फिलामेंट है। यदि उनमें से एक 60 वाट देता है और दूसरा 100 वाट, तो क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया है। 100 वाट लैंप फिलामेंट अधिक लंबाई का है, ऑप्शन बी दिया है 60 वाट लैंप फिलामेंट बड़ी लंबाई का है, या नेक्स्ट ऑप्शन दिया है 60 वाट और 100 वाट लैंप फिलामेंट बराबर लंबाई के हैं, ऑप्शन डी दिया है 60 वाट लैंप फिलामेंट कम लंबाई का है। तो यहाँ पर सिंपल है, लॉजिकल क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ये लॉजिकल क्वेश्चन है। यदि हम लॉजिकल क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 2 विद्युत बल्ब के समान मोटाई दी हुई है टंगस्टन के फिलामेंट की, और टंगस्टन के फिलामेंट की मोटाई जब समान दी हुई है और उनमें एक 60 वाट का है और दूसरा 100 वाट का है। अब देखो रेटिंग अलग अलग दी हुई है। यहाँ पे टंगस्टन की मोटाई जो है फिलामेंट की एक समान दी है। 2 बल्ब यूज़ कर रहे हैं, एक बल्ब ये वाला हो गया और दूसरा बल्ब ये वाला हो गया। अब पहला बल्ब जो है ये 60 वाट का है और दूसरा बल्ब 100 वाट का है। ठीक है, इसमें जो टंगस्टन फिलामेंट की मोटाई जो है वो दोनों की एक समान है, लेकिन एक की रेटिंग कम है, एक की रेटिंग ज़्यादा है। तो क्या होगा? यदि इसमें लॉजिक लगाएं तो ये जो 60 वाट का जो लैंप का फिलामेंट है वो बड़ी लंबाई का है। ठीक है, 100 वाट का लैंप फिलामेंट अधिक लंबाई का है? नहीं, जो 60 वाट का लैंप होगा वो बड़ी लंबाई का होगा, मतलब उसकी लंबाई आपको ज़्यादा मिलेगी। वो कैसे? चलिए, ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर, क्योंकि हम यहाँ पर टंगस्टन फिलामेंट यूज़ कर रहे हैं। तो टंगस्टन फिलामेंट उसकी रजिस्टिविटी पर डिपेंड करेगा, और R इज इक्वल टू होता है ρL/A। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम R को बढ़ाते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और R को बढ़ाते हैं तो रजिस्टिविटी और लेंथ दोनों बढ़ जाएगी। यही चीज़ को हमको यहाँ समझना है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो 60 वाट का जो लैंप है उसके फिलामेंट की लंबाई आपको ज़्यादा मिलेगी, बड़ी मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? तो कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें जब आप 100 वाट से कम इसमें आप करंट फ्लो कराएंगे, ठीक है, तो रजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसमें हाई हो जाएगा, और जब रजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो यहाँ पर फार्मूला आपने देखा होगा, R इज इक्वल टू क्या होता है? ρL/A। अब इस फार्मूले में यदि हम रो का मान निकालें तो रो इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? I/R, और R इज प्रोपोर्शनल टू क्या है? L। जब R इज प्रोपोर्शनल टू L है तो R बढ़ेगा तो L भी बढ़ेगा, और यहाँ पर रजिस्टिविटी बढ़ेगा, स्पेसिफिक रजिस्टिविटी बढ़ेगी, तो इसके जो कंडक्टर की रजिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर बताना होगा। क्या होता है कि इसमें जब 100 वाट से कम इसमें जब करंट बहेगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इसका उच्च हो जाएगा, रजिस्टेंस इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो है रजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो आपको लेंथ भी बढ़ाना होगा, मतलब कि लेंथ बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। तो इसमें हो जाएगा रो इज़ प्रोपोर्शनल टू I/R। इस फार्मूले को आपको याद रखना होगा।
दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज की आपूर्ति में 60 वाट, 100 वाट और 120 वाट के यहाँ पर लैंप यूज़ किए गए हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत इजी क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 फेज की सप्लाई है, एक 60 वाट का और दूसरा 100 वाट का और तीसरा 120 वाट का। यहाँ पर लैंप L1, L2 और L3 है और 200 वाट के लैंप, ठीक है, एक ये हो जाएगा 200 वाट का जो लैंप है ये चौथा नंबर का हो जाएगा L4। लैंप विभिन्न फेज में जुड़े हुए हैं, ठीक है। 3 फेज सप्लाई है और 4 लैंप है हमारे पास। यदि न्यूट्रल तार टूट जाता है तो सबसे पहले किस लैंप के फ्यूज होने की संभावना होगी? तो यहाँ पर 3 फेज हैं और एक न्यूट्रल है, R, Y, B और यहाँ पर हो जाएगा N। अब यहाँ पर प्रत्येक में एक एक फेज में एक लैंप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब तो हमें ये पता करना है कि यदि न्यूट्रल टूट जाता है, न्यूट्रल का तार यदि टूट जाता है तो सबसे पहले कौन सा लैंप फ्यूज होगा? तो स्वाभाविक सी बात है, जिसकी रेटिंग कम होगी उसी पे गाज गिरेगी। चलिए समझते हैं हम। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें यदि अब यहाँ पर चौथा लैंप भी दे दिया है और यहाँ पर 3 फेज दिया हुआ है तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है दोस्तों, क्योंकि 60 वाट का, 100 वाट का और 120 वाट का लैंप है और 200 वाट का भी दे दिया है। तो 3 ही फेज़ होते हैं, 3 फेज़ में तो 3 ही लैंप होंगे, चौथा फेज़ तो है ही नहीं है। तो चौथा फेज़ है ही नहीं है तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है दोस्तों। अब यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर भी कहा गया है। अब इसकी 3 फेज़ सप्लाई की बात करें तो 3 फेज़ सप्लाई में अलग अलग फेज़ जुड़े हुए हैं और लैंप 60 वाट, 100 वाट और 120 और 200 वाट के हैं। और न्यूट्रल वायर यदि टूट जाता है तो सप्लाई लाइन, देखो इसमें सप्लाई क्या हो जाएगा, लाइन टू लाइन मिलेगी। तो लाइन टू लाइन मिलने लगेगी, जिससे पहले कम वाटेज का जो लैंप है वो पहले जलेगा, क्योंकि कम वाटेज का जो लैंप है, जैसे 60 वाट का जो लैंप है, अब 60 वाट का लैंप है तो ये ज़्यादा ग्लो करेगा। कम रेटिंग का लैंप है, ज़्यादा ग्लो करेगा, तो ये ज़्यादा ग्लो करेगा तो ये जल्दी ख़राब भी होगा, मतलब जल्दी जल जाएगा ये। और 60 वाट के लैंप का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होगा, तो जिससे मैक्सिमम हीट जनरेट होगी और यह लैंप क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो याद रखना है 60 वाट का जो लैंप है, 100 वाट का और 120 वाट में 60 वाट का लैंप सबसे पहले निपटेगा, इसमें यही ख़राब होगा। चलिए क्वेश्चन बहुत तरीके से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। 8 ओम और 12 ओम वाले प्रतिरोध में 16 एम्पीयर की विद्युत 2 शाखाओं में समांतर बांटी जाती है, तो प्रत्येक शाखा में विद्युत क्या है? चलो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, करंट डिवाइडर रूल से इसको निकालेंगे। हमारे पास 8 ओम का दिया हुआ है और 12 ओम का और एक 16 एम्पीयर की विद्युत धारा। तो हमारे पास दो रजिस्टर दिए हुए हैं, एक 8 ओम वाला। अब 8 ओम में करंट निकालते हैं। चलिए I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है, इस फार्मूले में मान रखेंगे। अब यहाँ पर यदि करंट डिवाइडर हमें रूल लगाते हैं तो करंट डिवाइडर रूल से भी निकाल सकते हैं, या तो फिर ऐसे डायरेक्ट निकाल तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास I1 का मान निकालेंगे। तो करंट डिवाइडर यदि रूल लगाते हैं 8 एम्पीयर में करंट का मान कितना निकलेगा, तो सबसे पहले 8 एम्पीयर में निकाल रहे हैं तो 16 वाले को, देखो 16 एम्पीयर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, तो ये I का मान हो गया, ठीक है। अब ये जो 12 जो दिया हुआ है दोस्तों, ये 12 ओम है, ठीक है। अब ये दोनों का रेजिस्टेंस हो जाएगा, मतलब कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब इसको समझने के लिए आप ऐसा नहीं समझ सकते, तो आप ये फार्मूला है, इस फार्मूले के माध्यम से समझ जाइए। चलिए ये फार्मूला दिया हुआ है आपके सामने, ये आपके टीवी मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए। I1 इज इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 हो गया। ये होता है करंट डिवाइडर रूल, इसको कहते हैं हम करंट डिवाइडिंग रूल। तो करंट डिवाइडिंग जो रूल है, इसके माध्यम से भी हम बहुत जल्दी से आंसर कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। मान रखेंगे तो 16 I का मान जो है वो 16 एम्पीयर हो जाएगा, ठीक है। R2 का मान 12 ओम हो जाएगा और इन दोनों का मान 8 और 12 हो जाएगा। कैलकुलेशन करते हैं तो 2 8 16
और 2 दहाम 20 हो जाएगा। फिर इसको 2 पंचे 10 काटेंगे और 2 चौं 8। अब कैलकुलेशन करेंगे तो नहीं निकलेगा मान, तो 12 चौं 48 और ये हो जाएगा 5। कैलकुलेशन ऐसा करेंगे तो यहाँ पर अब I1 का जो मान निकल के आएगा, यदि हम इसको काटें तो ये हो जाएगा 5 9 क्या होता है 45 होता है, ठीक है। और अब हमारे पास क्या बचा, 3 बचा, 48 है ना, 3 बचा हमारे पास। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो अब बचा कितना यहाँ पे, अब कैलकुलेशन कर दो तो 5 छक कितना हो जाएगा 30। मान निकल के आएगा I1 का 9.6 एम्पियर। सभी का इतना ही आ रहा है। जब मैं सॉल्व करवाता हूँ दोस्तों तो आप भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सॉल्व करिए इसे। अब 12 ओम का जो है रजिस्टेंस है, यदि इसमें करंट निकाले तो यही करंट डिवाइडिंग रूल लगाएंगे हम, अकॉर्डिंग टू करंट डिवाइडिंग रूल। तो ये इसी टाइप से कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो I2 इज इक्वल टू I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये करंट डिवाइडिंग रूल है, यही मान यहाँ रखेंगे हम। तो ये 16, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा। तो R2 को मान अब ये निकल जाएगा 6.4 एम्पियर। तो ये इस टाइप से मान हम निकाल सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है, तो प्रत्येक शाखा में जो विद्युत धारा है ये आपके सामने निकल के आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं 12 ओम में जो है, 12 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें जो करंट है उसकी कितनी मान है 6.4 एम्पियर। और यहाँ पर 8 ओम का एक रेजिस्टेंस था, उसमें करंट का मान कितना है 9.6 एम्पियर। तो ये इस तरीके से आप करंट डिवाइडिंग रूल के माध्यम से सर्किट में 8 ओम के रेजिस्टेंस में और 12 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी कितनी करंट फ्लो हो रही है, ये इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब इसकी जब कोई दूसरी संख्या दी हुई तो निकाल सकते हैं आप इस तरीके से कैलकुलेशन करके। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर 58 350 वोल्ट और 150 वाट के एक बल्ब के फिलामेंट का अनुमानित रेजिस्टेंस कितना होगा। जितने दोस्त देख रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो ऐसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दें, ताकि आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप कवर कर पाएँ। और आने वाली जो वीडियो है ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड पर ही पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो 350 वोल्ट और 150 वाट के एक लैंप के फिलामेंट का जो अनुमानित रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो फार्मूला वही लगाना है हमें, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, यही फार्मूला लगेगा। हम R निकालना चाहते हैं तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा डियर। कैलकुलेशन करिए, बल्ब का वोल्टेज दिया है 350 वोल्ट और बल्ब की जो वाटेज रेटिंग है वो 150 वाट दिया हुआ है। बल्ब का रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो सिंपल है, यही फार्मूला यूज़ करेंगे हम। हमारे पास दिया हुआ है R इज इक्वल टू क्या निकलेंगे दोस्तों, R का मान कितना दिया है। अब चलिए वी स्क्वायर दिया है तो वी स्क्वायर मतलब 350 गुणित 350 हो जाएगा। पावर वाट का कितना दिया है 150, कैलकुलेशन कर दो, 1.5 दूगा कितना होता है दोस्तों 3। अब ये कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर तो ये चले जाएगा 3 टाइम्स और ये चले जाएगा 7 टाइम्स। अब 350 में इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 350/3। कैलकुलेशन करेंगे तो 816.66 ओम इसका नाम जो है मान निकल के आ जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि 350 वोल्ट देने पर 150 वाट का एक बल्ब, इसका फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस होगा वो 816.66 ओम होगा। एक लाइन में दोस्तों इसका आंसर ऐसे आपको समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 100 मीटर लंबी एक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया 0.1 mm² है और इसकी जो रजिस्टिविटी दी है वो 50 × 10⁻⁻8 ओम मीटर दी है। तो इसका रजिस्टेंस कितना होगा डियर, R निकालना है हमें। चलिए R इज इक्वल टू क्या होता है ρL/A, ये फार्मूला है, इसी फार्मूले से मान निकलेगा। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया है, L का मान दिया है 100 मीटर, ठीक है। फिर एरिया का मान हमारे पास दिया है, एरिया कितना दिया है 0.1 mm², ठीक है। अब इसका मान यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास रो का मान,
अब हमें रो का मान यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया दोस्तों, रो का मान भी हमें दिया हुआ है। कैलकुलेशन करेंगे तो r इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, क्योंकि 1 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, इसमें 0.1 mm² दिया हुआ है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। रो L/A, ये फार्मूला, इस फार्मूले मान रखिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है 50, अब 50 दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे आप तो 50 किसका दिया है, 50 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, इसकी रजिस्टिविटी, मतलब इसी ये जो रो दिया हुआ है इसी रो का मान दिया हुआ है 50 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। अब देखिए हमारे पास रो का भी मान है, ए का भी मान है, एल का भी मान है, तीनों मान है। रजिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं, 50 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। अब L का मान कितना दिया हमारे पास, L का मान दिया है 100 मीटर, तो ये इंटू में हो जाएगा, अपान 1 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। अब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर 5 इंटू 100 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो ये 10⁻⁸ है और ये 10⁻⁷ है। कैलकुलेशन करेंगे तो कट जाएगा, अब बचेगा सिर्फ 10, मतलब एक की घाती बचेगी ना उसमें। तो इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास सिर्फ एक ही बचेगा इसमें, तो 5 R का मान निकल जाएगा 5 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 500, और R का मान आपके पास जो निकल के आएगा वो निकलेगा 500 ओम। तो इस तरीके से आप 100 मीटर लंबी एक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.1 mm है, तो उसकी रजिस्टिविटी 50 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है, तो उसका रजिस्टेंस हो जाएगा 500 ओम। तो एक लाइन में दोस्तों इसका आंसर आप ऐसा समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, परिपथ विश्लेषण की नोडल पद्धति आधारित होती है। तो IOF इलेक्ट्रॉनिक 2014 में ये आया हुआ है। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, नोड यदि की बात करें तो नोड किस में लगता है, KCL में लगता है, ठीक है दोस्तों, नोड किस में लगता है, KCL में। चलिए यहाँ पर यदि हम देखें तो परिपथ विश्लेषण की नोडल पद्धति किस पर आधारित होगी, 4 ऑप्शन दिया है, KVL और ओम के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी दिया है KCL और ओम के सिद्धांत पर, ऑप्शन डी दिया है KVL और DCL के सिद्धांत पर, ऑप्शन डी दिया है ए और बी दोनों। आंसर क्या लगाएंगे, चलिए आंसर लगाएंगे हम ऑप्शन बी। वो कैसे लगाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन जो आया है हमारे पास, क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ है कि परिपथ विश्लेषण में जो नोडल पद्धति है वो सिर्फ और सिर्फ किरचॉफ करंट के नियम और ओम के सिद्धांत पर ही आधारित होता है। तो ओम के नियम में भी वैसे ही सॉल्व करते हैं और किरचॉफ करंट का जो नियम है, KCL का जो नियम है, उसमें भी वैसा ही सॉल्व करते हैं। तो नोडल जो एनालिसिस होता है, मतलब नोडल पद्धति से जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऐसा सेम करते हैं, उसमें भी वैसे ही V इज इक्वल टू I इंटू R से ही मान निकाला जाता है और इसमें भी निकाला जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रीट लाइटों में बल्ब को खालिस्तान में जोड़ा जाता है। तो किसी भी स्ट्रीट लाइट में यदि बल्ब की बात करें हम, तो बल्ब को कैसे जोड़ेंगे हम, स्ट्रीट लाइट में बल्ब को कैसे जोड़ा जाएगा, समांतर में, श्रृंखला में, समांतर श्रृंखला में या सिरे से सिरे में। तो किसी भी स्ट्रीट लाइट में ध्यान दीजिएगा, बल्ब को जो समांतर में ही जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ते हैं, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, RRB 2014 में भी आया था ये क्वेश्चन, RRB JEE में, RRB JEE जूनियर इंजीनियर में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। तो ये स्ट्रीट लाइटों में बल्ब को समांतर में ही जोड़ा जाता है ताकि प्रत्येक लाइट के एक क्रॉस समान वोल्टेज रहे, क्योंकि वोल्टेज के मान में परिवर्तन होगा तो लैंप चालू ही नहीं होगा। क्योंकि घरों की जो वायरिंग है, घरों की वायरिंग और घरों की वायरिंग भी पैरेलल में ही होती है, घरों की वायरिंग भी पैरेलल में ही करते हैं, समांतर में। तो ये आपको याद रखना है, सीरीज़ में नहीं करना है, समांतर में ही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसके बाद का जो है कि इसके बाद की जो क्लास है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही लेकर मैं आऊँगा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछने जाने लगा है। तो इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके सामने। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो का सेशन आपको पसंद आया होगा।
जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, क्योंकि आपके अप्रिसिएशन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और हम और अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू दोस्तों।